नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपने अभी तक माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और मेरे कुछ ट्रू हॉरर एक्सपीरियंसेस भी देखे और सुने हैं। लेकिन आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हमने पहली बार किसी गेस्ट को इनवाइट किया है और गेस्ट भी आम नहीं, बेहद खास है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर हैं। साइंस के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो एक अच्छे वास्तुविज्ञ हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत काम करते हैं। मीन्स विज्ञान और धर्म का एक अद्भुत संगम जिसे हम कहते हैं वही है। तो आज हमारे इस चैनल पर मैं इनवाइट कर रही हूँ मिस्टर आशीष भटनागर को। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार। तो जैसे मैंने बताया है कि सर का तो बहुत वास्ट फील्ड है कि ये धर्म के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में तो कार्य करते ही हैं। तो मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मीन्स दो बिल्कुल ही अलग अलग आपके कोर एरिया जिसे हम कह सकते हैं, तो ये इंटरेस्ट आपको कैसे आया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि मैं धर्म और विज्ञान को अलग अलग नहीं मानता हूँ। धर्म का भी जो बेस है वो विज्ञान से ही चालू होता है। और जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पिछले 50 साल से लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो बातें करते करते सीखने की जो इच्छा होती है तो उसमें फिर इंटरेस्ट जागृत हुआ। जैसे विशेषकर वास्तु से संबंधित आपका जैसे नॉलेज हमने सुना है कि बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत आपको गहन आपने उसका अध्ययन किया है, तो उसमें कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? देखिए, क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में जब काम करते हैं तो कुछ वास्तु रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, तो कुछ अच्छे कंसल्टेंट से मेरी बात हुई उसी संदर्भ में। भारत के एक बहुत बड़े अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, उनसे मेरा परिचय हुआ। उसमें फिर जब उनके साथ डिफरेंट मीटिंग्स होती थी, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करने से ऐसा होता है, सो धीरे धीरे करके फिर मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ कि नहीं, एक अलग तरह का विज्ञान है, इसको सीखना चाहिए। बिल्कुल। सो उसके बाद फिर सीखा, फिर कोर्स किया, फिर उसको प्रैक्टिस करना चालू किया। तो आपके इस तरीके कई, जिसे हम पैरानॉर्मल भी कह सकते हैं, सुपर नेचुरल भी कह सकते हैं, ऐसे भी आपके कई एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ। तो मतलब उसको आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि इन जनरल हम देखते हैं, तो जैसे मैं अपने आप को देखूं तो मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ, तो आप अपने आप को कैसे पाते हैं कि मुझे क्यों इस तरह के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हुए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति में सिक्स सेंस होता है, उससे आपको इंट्यूशन मिलता है। उस इंट्यूशन से आपको मालूम पड़ जाता है कि कुछ एबनॉर्मल है। और मैं मानता हूँ कि भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझ में शायद वो सिक्स सेंस भगवान ने ज़्यादा दिया, या उसको प्रैक्टिस करने का एक हुनर दिया, या जो भी आप मान लें उसको। तो मुझे इस तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं, कई हुए हैं जीवन में। सो उसमें से कुछ शेयर करेंगे हम लोग। हाँ, तो आज हम आपसे वही आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वही सुनने के लिए हैं यहाँ पर। तो आप एक एक करके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको लगता है कि हाँ, ये जिसको किसी भी तरह से मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता है या केवल वो फील ही किया जा सकता है, वैसे ही कोई एक्सपीरियंसेस आप बताइए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं उसको साइंस के हिसाब से आप लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये वहम है, ठीक है, उनके लिए होगा, बट जिसके ऊपर बीतती है उसको मालूम है क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। सो मेरा ऐसा एक स्ट्रांग बिलीव है कि यस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वो आपको समय समय पे कुछ इंडिकेशंस देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मैं आपको 3 इंसिडेंट बताना चाहूँगा अलग अलग कालखंड में। एक समय है जबकि मैं बहुत छोटा था, शायद 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे पिताजी BDO रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इन जनरल जो ब्लॉक ऑफिसेस जो होते हैं वो
गांव कस्बा उसके बाहर की तरफ होते हैं, वहाँ पे एक कॉलोनी बनी होती है, वहाँ पे 8, 10, 15, 20 मकान होते हैं। बदनावर शायद ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, बदनावर ये जिला धार में आता है। ओके। सो वहाँ पे मेरे पिताजी उस समय कार्यरत थे। बदनावर के पास में एक जगह है मुल्तान। अच्छा। मुल्तान में एक ठाकुर साहब थे, उनका आम का बहुत बड़ा बगीचा था। सो उस समय में इंटरटेनमेंट के लिए, घूमने कहीं जाने के लिए, या तो इस तरह के कुछ बगीचे वगैरह हुआ करते थे, या फिर मंदिर हुआ करता था, वहाँ पे जाके लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो उस समय की बात है, मेरे घर पे मेरी बुआ जी आई हुई थी, मेरे पिताजी की बहन, परिवार सहित आई हुई थी। तो उनके 4 बच्चे और हम 3 भाई बहन। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है, अपन छुट्टी का दिन है, अपन पिकनिक पे चलते हैं और मुल्तान चलते हैं। सो सब बच्चे खुश हुए, जीप में हम लोग गए मुल्तान। वहाँ पे दिन भर मस्ती करी। शाम को जब लौटने का समय हुआ, 6 बजे के आसपास रहा होगा समय, तो लौटने के लिए हुए, तो वहाँ पे जो मुल्तान के ठाकुर साहब थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मेहमान आए हैं तो आप लोग खाना खा के जाइएगा। सो खाना खाने के लिए रुक गए। रात को खाना खाया। चूंकि प्रोग्राम लेट हुआ था खाना खाने का, तो थोड़ा रात को लेट हो गया, लगभग 11 बजे के आसपास का समय होगा, 11, साढ़े 11 बजे। वहाँ से लौटने का प्रोग्राम हुआ। सब जने बच्चे जीप में बैठे, पीछे की तरफ सब बच्चे बैठे हुए थे, बीच में लेडीज़ बैठी थी, आगे मेरे पिताजी और मेरे फूफा जी बैठे हुए थे। हम लोग वहाँ से निकले। मेन रोड से जैसे ही बदनावर कस्बे के लिए जाने वाली जो सड़क है, वहाँ पे टर्न हुए। वहाँ से जब चलने लगे तो बच्चे पीछे बैठे हुए थे। बच्चों ने पीछे देखा, ये व्हाइट कलर का साया आ रहा है जीप की तरफ, फॉलो कर रहा है। तो हमको ऐसा लगा कि ये रेस लगा रहे हैं। हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आया। आज मैं सोचता हूँ कि वो क्या था। कि वो पैरानॉर्मल रहा होगा, उस समय समझ में नहीं आता था उस समय में। तो बस पापा को बोला, पापा रेस लगा रहा है अपने से, भागो। तो पापा ने थोड़ी सी जीप की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही समय बाद जब दोबारा देखा कि वो भी तेजी से आ रहा है, तो हमने पापा से बोला, पापा और तेज भगाओ। तब पापा को थोड़ा सा एबनॉर्मल हुआ, तो उन्होंने जस्ट एक व्यू मिरर में देखा, उनको भी साया दिखा। तो पापा बोले, नहीं, ये तो एबनॉर्मल है। और उन्होंने जीप इतनी तेजी से भगाई उस दिन कि जो रास्ता हम लोगों को काटने में आधा घंटा के आसपास लगता था, वो शायद उस दिन 10 या 12 मिनट में पूरा किया, इतना तेज भागे। और जैसे ही हम लोग रिहायशी इलाके में पहुंचे, जहाँ पे लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह चालू हो गई थी, उसके बाद में देखा साया अपने आप गायब हो गया। तो जैसे आप ये जो साया बता रहे हैं, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा था कि वो जमीन पे है या फ्लोट कर रहा है, या किस तरह से था? देखिए, हमने उसके पैर वगैरह तो देखे नहीं। मेरा ऐसा कुछ जो इमेजिन कर पा रहा हूँ, एक जमीन से 3 या 3.5, 4 फीट के ऊपर वो तैर रहा था या उड़ रहा था, ऐसा मान लीजिए, ऐसा था। सफेद कलर का पूरा है, कपड़े पहने थे, आदमी है, औरतें नहीं है ध्यान, बट वाइट कलर का साया था। उसका चेहरा मैं देख पा रहा हूँ, वो भी पूरे वाइट था। लाल काली सी आंखें थी, वो मैं देख पा रहा हूँ। तो वो था। मतलब आपके साथ और बच्चों ने भी देखा? सभी बच्चों ने देखा। फिर पापा ने तो व्यू मिरर में देखा ही था। रात को आए, फिर इसी की चर्चा करते हुए सब जने सो गए। सवेरे उठे, सवेरे जब ऑफिस का टाइम हुआ, तो पापा ने ये वाला एक्सपीरियंस, वहाँ पे जो लोग हैं, स्टाफ हैं, उन लोगों से बात किया। तो वहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि नहीं सर, ये वाला जो एक छोटा सा टुकड़ा है, वहाँ पे इस तरह के एक्सपीरियंस और भी लोगों को हुए हैं। अच्छा। अभी तक किसी का बुरा नहीं हुआ है, बट दिखता है लोगों को, इस तरह का लोगों ने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। और उन्होंने जैसे क्वेश्चन के लिए बताया कि सर, ये सुनसान जगह है, यहाँ पे आप रात को अकेले ट्रेवल न करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे आपके फादर का उस एरिया में फिर से भी जाना आना लगता रहता होगा, तो फिर कभी उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? मेरी याद में तो पिताजी ने इस तरह का कभी शेयर नहीं किया। बट फैक्ट ये है कि उसके बाद में, उस इंसिडेंट के बाद में, फादर ने भी लेट नाइट को ट्रेवल करना उस पर्टिकुलर एरिया में बंद कर दिया था। वैसे तो फादर का टूरिंग जॉब था, दौरे पे जाते रहते थे, कई बार आने में लेट हो जाते थे, बट अवॉइड करते थे। इन जनरल 9, साढ़े 9 बजे के बाद में शहर के बाहर जाना अवॉइड कर दिया था। बट
अगर हुआ भी मतलब पिताजी गए भी, बट उसका ऐसा उन्होंने कुछ जिक्र किया नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है अभी तक। हाँ, और दूसरा आपका एक्सपीरियंस क्या है, कब का है? अभी अपन एक दूसरे उसमें आते हैं, जब शायद मैं 10th या 11th क्लास में था, समझदार हो गए थे उस समय तक। हम लोग वहाँ भी वही था कि जो हमारा रहना था वो गांव के बाहर था। बहुत बड़ी कोठी थी। अच्छा, ये आपका ब्लॉक ऑफिस वाला एरिया नहीं था? ये ब्लॉक ऑफिस वाला एरिया नहीं था, बट बहुत बड़ी कोठी थी। 3 फैमिलीज रहती थी उस कोठी में। एक कोई वेटरनरी डॉक्टर रहा करते थे, एक कॉलेज के प्रोफेसर होते थे, और एक हम लोगों की फैमिली होती थी। कोठी के आगे बहुत बड़ा ग्राउंड था। ग्राउंड के बाद में एक सड़क होती थी। सड़क के बाद में फिर एक और बहुत बड़ा ग्राउंड था जो हमारे स्कूल का था। वहीं पे स्कूल बना हुआ था, और जो स्कूल का ग्राउंड था उसके बीचों बीच में एक जो झंडा वंदन के लिए हम लोग निकालते हैं, खंबा गड़ा हुआ था। बहुत ऊंचा खंबा था। शायद जुलाई या अगस्त के आसपास की बात होगी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। उस समय भी घरों में लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, और उसके आगे एक जाली वाला दरवाजा होता था। तो मैं उस दिन लकड़ी वाला दरवाजा खोल के, जाली वाला दरवाजा बंद था, मैं वहाँ खड़ा था और ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। मैं देख रहा था बाहर। धीरे धीरे मैं देखता हूँ अचानक से क्या हुआ है कि जो दूर स्कूल के ग्राउंड में जो झंडे वाला खंबा लगा हुआ है, वहां पे उसके बॉटम से एक सफेद कलर की आकृति बननी चालू हुई, और धीरे धीरे करके वो आकृति बढ़ने लगी, आदमकद हुई। इतनी दूर से मैं तो उस समय पहचान नहीं पाया कि आदमी है, औरत है, क्या है, बट एक आकृति बन रही है। धीरे धीरे करके वो आकृति एकदम विशालकाय हो गई। जो झंडे वाला डंडा है उसके भी ऊपर निकल गई। मैं एकदम चीख के अंदर भागा, मम्मी करके अंदर भागा। मेरे कजिन आए हुए थे, तो एकदम बोले, वो भी भाग के आए, आशीष क्या हुआ? तो मैं एकदम उनका हाथ पकड़ा और लेके गया, भैया देखो क्या है। वो जब मैं जैसे उनको लेके आया, साया गायब है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि मैं जब भी इसको याद करता हूँ वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप जैसे उसी घर में रहे, और भी समय तक रहे वहां पर? उसके बाद रहा मैं वहाँ पे लगभग 1 साल के आसपास रहा, बट वो एकमात्र एक्सपीरियंस था वहाँ पर। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते ही रहते हैं? हाँ, होते रहते हैं। इसके बाद में एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। सन 2010 या 11 के आसपास की बात है। मतलब ये तो रिसेंटली हुआ? हाँ, रिसेंटली हुआ कि हम लोग कोटा में थे, एक शादी में गए थे। हमको एक होटल में ठहराया गया था। मैं उस समय अपनी फैमिली के साथ में था। मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी। होटल अच्छा था। हम जैसे ही होटल में गए, अंदर एंटर हुए, तो थोड़ा सा एक एबनॉर्मल फीलिंग हुआ, बट ठीक है, नई जगह थी। सोचा कि ठीक है, नई जगह है, तो वहाँ पे हम जल्दी से नहा धो के फिर शादी वाली जगह पहुँच गए। शादी का जो पहले दिन का प्रोग्राम था वो सारा निपटा। रात के 9:30-10 बजे के आसपास हम लोग होटल में वापस आ गए और सोने की तैयारी करने लगे। 11, सवा 11 बजे के आसपास सोए। 12 बजे के आसपास मेरी वाइफ ने मुझे उठाया कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो मैं नींद में था। मैंने कहा कुछ नहीं, सो जाओ, वहम हो रहा है। बट आधे घंटे बाद उसने फिर उठाया, बोले नहीं, रोने की आवाज़ आ रही है। कोई छोटी बच्ची है या कोई औरत है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैं उठा, थोड़ा ध्यान से सुना, तो दूर से एक आवाज़ मेरे को भी आ रही थी, कोई रोने की आवाज़ आ रही है। तो पहले तो सोचा कि ठीक है, किसी का होगा, रिहायशी इलाका है, कुछ होगा। बट वाइफ ने एम्फेसाइज किया, तो लाइट जलाई, बाहर कॉरिडोर में गए, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वापस अंदर आए, तब तक मेरे ख्याल से 1-1:30 के आसपास का समय हो गया होगा। फिर थोड़ी सोने की कोशिश करी, भाई बंदा भी सुन रहा, फिर बोला नहीं, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अभी थोड़ा सा डर होने लगा कि भाई ये क्या है। जैसे तैसे करके रात निकाली, लाइट जलाए, लाइट बंद करी, जैसे तैसे करके लाइट 5:30 सुबह के 5:30 बजे के आसपास हमने सारे खिड़की दरवाजे खोले, रोशनी हो गई थी, और डिसाइड किया कि भाई अभी अपन होटल खाली करेंगे। तो आपने होटल के स्टाफ से नहीं इस बारे में बात की? टू बी वेरी फ्रैंक, उस समय रात के 1 तो 1:30 बज रहा था, और
दिमाग में नहीं आया कि बात करनी चाहिए क्या है, हम लोग इतने घबरा गए थे, नहीं करी। बट सुबह जब उन लोगों को बताया कि भाई, उन्होंने पूछा इतनी जल्दी होटल क्यों खाली करा, उनको बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ था। बोले नहीं साहब आपका वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं, हमारे तत्नामी में रेपुटेटेड होटल है। बट ठीक है, जो भी था डिसीजन ले लिया था, उन लोगों को बता दिया जिनके घर आए थे विवाह के लिए कि भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग होटल खाली कर रहे हैं। तो मैं ठीक है आप लोग यहाँ आ जाइए। हम लोग वहाँ गए, जब तक दूसरे होटल का इंतजाम नहीं होता तब तक हम वहीं रुके और सारा एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। मैं सारे मेहमान आए हुए थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने बताया कि नहीं, जो होटल जिस एरिया में है वो एरिया एक हॉन्टेड प्लेस है। वहाँ पे इस तरह के और भी कई लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, ये एक्टिविटी होती रहती है। सो शायद कुछ रहा होगा भूतकाल में, कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, किसी की फैमिलीज वगैरह की कुछ अननेचुरल डेथ हुई थी। सो उससे अगर कोरिलेट करें तो शायद ऐसा लोगों ने बताया कि होता रहता है, होता है। तो जैसे आपको रात को ये इस तरह की आवाज़ आ रही थी, तो आपकी वाइफ ने सुनी, तो डॉटर ने भी सुनी? डॉक्टर ने भी सुनी, वो भी कर रही थी, बट वो छोटी बच्ची थी उस समय में, तो वहाँ ठीक है आ रही है, बट चूंकि हम दोनों डील कर रहे थे तो और हम लोग थे तो सो गई। तो मतलब कैसे आपको, मतलब कोई करा रहा है या रो रहा है या किस तरह की आवाज़? कराना रोना दोनों का मिक्स था। हाँ। कि जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो जो व्यक्ति रोता है इस तरह का, कराने की आवाज़ के साथ में रोना, उस तरह की आवाज़ थी। मैं रिलेट कर सकता हूँ आज भी। मतलब ये बड़ी ही एक, मतलब रात काटना बड़ा ही मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अगर इस तरह की अननोन कोई आवाज़ आ रही है जिसका सोर्स आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही आपका गजब एक्सपीरियंस था। तो जैसे आपने फिर बाद में होटल के बारे में यूट्यूब या कहीं पे गूगल पे ऐसे सर्च नहीं किया कि क्या वहाँ पे कुछ इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या हुआ? लोगों से जब वहाँ पे बात कर रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यूट्यूब का था नहीं, बट उस समय मैं वहाँ पे जो लोगों से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि एक वहाँ पे एक फैमिली थी उस एरिया में, जहाँ पे उन लोगों का, पूरी फैमिली का एक नेचुरल डेथ हुआ, अननेचुरल डेथ हुआ था। सो कुछ एक इंसिडेंट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किस तरह का था, बट एक अननेचुरल डेथ हुआ था। और उसके बाद में शायद इस तरह के एक्सपीरियंस वहाँ पे लोगों को होने लगे थे। तो ये तो आपके बहुत ही, मतलब रोंगटे खड़े करने वाले ही तीनों आपके एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन जैसे भटनागर साहब, अगर हम देखें कि आप वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, पुराने घरों में भी जाते होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज में भी जाते होंगे, और विशेषकर जो वास्तु के जो प्लान आजकल सब लोग फॉलो करते हैं वो नए मकानों के लिए करते हैं, फ्लैट है, बिल्डिंग है, किसी के लिए भी। तो आपने कहाँ पर ज़्यादा इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी या एक्टिविटी फील की है, पुराने मकानों में या नए में या इंडस्ट्रीज में? देखिए, इस तरह से अपन स्पेसिफाई इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन जनरल, जहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे जहाँ पे पुरानी जगह जो होती है, पुरानी इमारतें होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। या अगर रिहायशी एरिया उससे दूर जो होता है, वहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। नया पुराना ठीक है चलता है, इंडस्ट्रीज में मिक्स होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है। इन जनरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो रिहायशी एरिया से दूर होती हैं, बट वहाँ पे भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, होते रहते हैं। इसके साथ ही हमने सुना है कि आपको प्लेनचेट वगैरह है, जैसे जिसमें किसी बोर्ड के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आत्मा बुलाने वाला भी कोई एक्सपीरियंस है। तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में अपने व्यूअर्स के लिए मिस्टर भटनागर के ऐसे ही एक्सपीरियंसेस सुनने वाले हैं। जरूर। और इसके साथ ही आपके जो वास्तु विजिट के जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी हम जरूर सुनने वाले हैं। लेकिन अगर आप मिस्टर आशीष भटनागर से कांटेक्ट करना चाहते हैं वास्तु विजिट के लिए, प्राणिक हीलिंग के लिए या मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका ईमेल आईडी मिलेगा और इनका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर भटनागर का मैं अपनी चैनल की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।